Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of class 11 present on that side. I, Vinay, again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that we are just at the end stage of our current going chapter named as the Work, Energy and Power और हम लोग उसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं. In the previous lecture, we started the one of the most important topic जो work energy power का है, and that topic was collision. यानी हम लोगों ने previous lecture में collision के बारे में बात की और collision को समझा. We also discussed the types of the collision and we classify the collision into two categories: elastic collision and inelastic collision. Elastic जिससे आप लोग familiar हैं, the collision in which your linear momentum as well as your kinetic energy both are conserved. और उसको हम लोगों ने 1D में यानी 1 डायमेंशन में पढ़ लिया था. आज हम लोग उस इलास्टिक कोलिजन को 2 डायमेंशन तक लेके जाएंगे. And the second type was inelastic collision where the momentum is conserved but kinetic energy was not conserved. So with that point, with that note, let's start today's lecture, and today's lecture would be named as collision part 2. यानी collision का दूसरा lecture या दूसरा part आज हम लोग करने वाले हैं. So first of all, let us continue the elastic collision को ही continue करते हैं जो हम लोगों ने last lecture में discuss किया था. But this time in this lecture, it would be elastic collision in 2 डायमेंशन. So इस बार हम लोग इलास्टिक कोलिजन को 2D के अंदर पढ़ेंगे. How it is going to happen? Let's talk about. So let's suppose we have body named as A. Imagine कीजिए आपके पास body A है with mass m1 and with initial velocity u1 along the x-axis. So आपके पास एक body है जिसके पास अपना mass है और अपनी एक velocity है जो x-axis में चल रहा है. Simple. Now we have a body B with mass m2 but it is at the rest. तो आपका सेकेंड बॉडी कौन सी स्टेट में है? सेकेंड बॉडी आपका रेस्ट स्टेट में है, यानी सेकेंड बॉडी का u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी 0. Now they collide with each other. दोनों आपस में टकराए मींस ये वाला बॉडी आके इसके साथ कोलाइड किया और कॉलिजन के बाद हुआ क्या? प्लीज चेक दिस आउट. सो 1 डायमेंशन में क्या होता था कि कोलिजन के बाद आपका बॉडी उसी एक्सिस में मूव कर रहा था. ओके, उसी एक्सिस में समटाइम्स बॉडी फॉरवर्ड जाता था और अगर आपको याद है केस था व्हेन अ लाइट बॉडी स्ट्राइक विद अ हेवी रेस्ट बॉडी तो उस पे टकरा के वापस आ जाता. बट इट वाज ऑन द सेम एक्सिस. बट दिस टाइम इट हैपेंस डिफरेंटली. इस बार अलग हुआ. इस बार क्या हुआ? योर बॉडी ए, लेट्स सपोज it start moving with the velocity v1. आपकी बॉडी ए का वेलोसिटी v1 but such that with x axis means with horizontal axis it is making angle theta1. तो आपकी x axis के साथ वो आपका कितना एंगल बना रहा है? वो आपका theta1 एंगल बना रहा है v1 वेलोसिटी. सिमिलरली कोलिजन करने के बाद लेट्स सपोज दिस इज आवर बॉडी b which is moving with the velocity v2 and it is similarly with the x-axis it is making angle theta. So हुआ ये कि आपके पास दो बॉडीज थी. फर्स्ट बॉडी x-axis में चल रहा था, सेकंड बॉडी रेस्ट पे था. बट आफ्टर द कोलिजन दोनों स्प्रेड हो गए, मतलब एक बॉडी ऊपर चला गया, एक बॉडी नीचे चला गया. इट मींस दिस टाइम आफ्टर द कोलिजन द बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन फाइनल वेलोसिटी. बट ये जो वेलोसिटी है ये दोनों एक्सिस में मूव कर रही है, मतलब आप आगे भी जा रहे हो और ऊपर भी, मतलब आप इंक्लाइंड पाथ पे हो. और मान लीजिए हम लोगों ने दूसरी को नीचे ले लिया. क्लियर है? नाउ सिंस इस बॉडी के पास अपना मास है m1, इस बॉडी का अपना मास है m2, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट प्रयोग कर सकते हो. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी x एक्सिस में आपका कंपोनेंट क्या होगा? v1 cos theta1 और वर्टिकल डायरेक्शन में आपका क्या होने वाला है? v2 by mistake it would be v1 sin theta1. क्लियर? तो हमने m1 बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को दो एक्सिस यानी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया.
Similarly, we will break m2 also. So this would be v2 cos theta 2 and this would be v2 sin theta 2. So by this manner इस बार हमारा collision होने वाला है. But point collision अभी भी elastic है. It means total initial momentum would be equal to total final momentum, यानी आपका momentum conserve रहेगा and secondly आपकी kinetic energy भी conserve रहेगी. Okay, तो चलिए start करते हैं. So for elastic collision, for what type of collision? Elastic collision. So we all know that linear momentum is conserved. Linear momentum क्या है? कंजर्व्ड है यानी सेम है. बट इस बार आपका जो मोमेंटम है वो दो एक्सिस पे काम कर रहा है, यानी आपका मोमेंटम एक्स एक्सिस पर भी होगा और आपका मोमेंटम वाई एक्सिस पे भी होगा. Why the momentum is in on x axis as well as y axis? Because momentum depends upon the velocity और यहाँ पे बॉडी का जो velocity है वो दोनों एक्सिस पे है. तो इस बार हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे बट दोनों एक्सिस को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, यानी एक्स एक्सिस के मोमेंटम को भी कंजर्व करेंगे और वाई एक्सिस के. सो द पॉइंट इज दैट बेटा जो क्वेश्चन या जो पैटर्न अभी हम लोग करने जा रहे हैं, यानी अभी हम लोग जो एक्सप्रेशन पे वर्क करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे में आपको न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना है, उनकी ट्रीटमेंट वैसे ही करनी है. क्लियर है विद दिस पॉइंट? सो विद दैट नोट आप लोग इस डेरिवेशन और आगे आने वाला इन इलास्टिक, मतलब जो डेरिवेशन आप लोग करते हो ये हर जगह लागू है. हाँ, कुछ जगह पे वो अमाउंट ऑफ कंटेंट ज्यादा हो जाता है, कुछ जगह पे थोड़ा सा मिनिमम हो जाता है, बट ये है कि जिस वे से आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो, जिस वे से आप किसी चीज को डिराइव करते हो, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल करने का तरीका वही होता है. मैंने कहा ना कुछ कम परसेंटेज होता है जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, भाई जो रिजल्ट आया अप्लाई किया काम कर दिया. बट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और उसकी अप्रोच आप तभी कर सकते हो जब आपने उसका एक्सप्रेशन समझा हो, जब आपने ये समझा हो कि वो एक्सप्रेशन कहाँ से आया, कैसे आया. तो वैसे ही करना है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल ऐसे ही मिलेंगे. सो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, सो वी विल टेक वन बाय वन, मींस ऑन एक्स एक्सिस के मोमेंटम को कंजर्व करते हैं. मींस P initial should be equal to P final, means initial momentum should be equal to final momentum but on x axis. तो बताइए इनिशियली आ जाइए, मतलब कॉलिजन से पहले फर्स्ट बॉडी का मास m1, वेलोसिटी u1 और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी x एक्सिस. तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस x एक्सिस में बॉडी सेकंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम m2 u2, बट u2 वाज 0 बिकॉज आपका बॉडी रेस्ट पे था. अगर आपका बॉडी का सर्टेन वेलोसिटी में होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं. शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. सो द फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, बट कौन सा एक्सिस? ओनली द एक्स एक्सिस. So on the x-axis, our final momentum of the first body is m1 v1 cos theta 1, and the second body का x-axis पे momentum m2 v2 cos theta. Clear with this equation number 1? क्या आपको equation clear हुआ 1? So हमें इस तरीके से हम लोग equation बना सकते हैं न्यूमेरिकल में, और जो भी टीचर हमसे कैलकुलेशन, इसके जस्ट बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे. ठीक है? So done. Similarly, now we will conserve the momentum on the y-axis. Means P initial should be equal to P final, but of y-axis. So initially, m1. What is the initial velocity of first body on y-axis? क्या first body का y-axis पे कोई velocity था? No sir. उसके पास केवल velocity x-axis पे था. यानी first body का initial momentum 0. क्योंकि वेलोसिटी नहीं थी ना, y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं था. सिमिलरली सेकंड बॉडी तो वैसे ही रेस्ट में है, तो आपका y एक्सिस में भी कोई वेलोसिटी नहीं है. शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज बट ऑन y एक्सिस. तो मास m1 और y एक्सिस में फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी क्या है? v1 sin theta 1. क्लियर है? एंड इन अ सेम मैनर
अब जो आपके पास अगली आने वाली है m2 सेकेंड बॉडी, और सेकेंड बॉडी का y एक्सिस में मोमेंट वेलोसिटी क्या है, मतलब मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होगा, बट y एक्सिस में सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी क्या है v2, व्हाट इज द वेलोसिटी, सॉरी v2 sin theta 2, but the velocity of second body or the vertical velocity of the second body is in downward direction, नीचे की तरफ है, तो दैट्स व्हाई वो नेगेटिव साइन भी आएगा यहाँ पे। ओके, सो व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन, बिकॉज इसका ये वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस में कर रहे थे, आपको याद है, अगर हमारी बॉडी इधर जा रही है तो हम लोग इस एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, अगर हमारी बॉडी लेफ्ट की तरफ जाती है एक्स एक्सिस में तो वी विल टेक दैट एज अ नेगेटिव वेलोसिटी। ऐसे ही वाई एक्सिस में है जो हमारा ट्रेडिशनल ग्राफिकल साइन कन्वेंशन है, इफ द बॉडी मूव्स वर्टिकली अप सो हम लोग उसे y पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर वर्टिकल डाउन है तो नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, जीरो, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कुछ था ही नहीं, y एक्सिस में कुछ नहीं था, इज इक्वल टू m1 v1 sin theta 1 minus m2 v2 sin theta 2। क्लियर विद द इक्वेशन नंबर 2। प्लीज इस माइनस साइन को संभल के काम करेंगे, समटाइम बच्चे क्या करते हैं सीधा ऐड ही कर देते हैं, m1 v1 sin थीटा प्लस m2 v2 sin थीटा, बस आप इस पे ध्यान नहीं देते, ये डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा। सो एम आई क्लियर हाउ द मोमेंटम इज कंजर्व, यानी टू डायमेंशन में आप मोमेंटम को कंजर्व कैसे करेंगे, बस यही डिफरेंस है। बस डिफरेंस क्या है, इस बार हम दोनों एक्सिस को लेके चलेंगे क्योंकि दो है ना। ऐसे ही अगर यही न्यूमेरिकल 1D में होता तो 1D में मोमेंटम कैसे कंजर्व करते, बस एक एक्सिस से, क्योंकि y एक्सिस तो उसमें थी नहीं। सिमिलरली दूसरा चीज जो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है, दैट सेकंड थिंग इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। अब काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कीजिए मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ all of you present on that side, all of you are very much well aware about this concept that kinetic energy is a scalar quantity, means it is not a vector quantity। तो इसमें तो कोई कंपोनेंट x एक्सिस y एक्सिस ऐसा कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट का सिस्टम नहीं चलेगा क्योंकि स्केलर है। तो बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 u2 स्क्वायर, बट u2 तो है ही नहीं क्योंकि जीरो है सेकेंड बॉडी रेस्ट पे, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अगर सेकेंड बॉडी का भी कोई मोशन होता तो आप लोग लिख सकते थे, इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। एम आई क्लियर विद द थर्ड इक्वेशन जो आपको काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके दिखा रहा है? Clear with the third equation? Okay, so this is how we are going to study the elastic collision in two dimension। तो ये तक सिंपल सा तरीका है जिसमें आप लोग इलास्टिक कोलिजन को 2D में पढ़ोगे। बस क्या फर्क है यार, मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे, यानी आपको मोमेंटम को दोनों कंपोनेंट x और y दोनों में करना पड़ेगा। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, वो मैं आपको रीजन बता चुका हूं, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कंपोनेंट का कोई सिस्टम ही नहीं बनता। क्लियर विद द 2D? डन है? ओके, सो चलिए न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सो दिस इज बीइंग द एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक कोलिजन इन 2D। अब हमारे पास इक्वेशंस है, अब टीचर जो हमसे कैलकुलेट करवाना चाहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इसी टॉपिक से, क्योंकि 1D के न्यूमेरिकल यू कैन डू इजीली, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो आपको असाइनमेंट में एज यूजुअल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोई असाइनमेंट नहीं किया था, तो आपको कोलिजन का कंप्लीट असाइनमेंट आज मिलेगा। सो 1D के आप सिंपल बेस्ट तरीके से कर पाओगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है, और हम लोगों ने उसके लिए फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बना लिया है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट A ball is moving with 9 meter per second। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, तो एक बार मैं लिख ही देता हूं। Ball is moving at 9 meter per second। So this is the velocity of the ball. Strikes another ball
such that after collision the direction of each ball, a ball is moving at 9 meter per second, strikes another identical ball, at rest. तो जो दूसरा बॉल है वो आइडेंटिकल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? दोनों का मास सेम होगा एंड इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. आफ्टर strike they makes 30 degree, means strike करने के बाद they makes 30 degree with original line of motion. तो जिस लाइन से वो आ रहे थे उस लाइन के साथ दोनों 30 डिग्री पे डेविएट हो गए. ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ both balls. दोनों बॉल्स की वेलोसिटी निकाल के बताइए. ओके, और सम टाइम टीचर आप लोगों से यहाँ पे पूछ लेता है और मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, whether collision is elastic or inelastic. तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास जिसको अभी हम लोग डील करने वाले हैं. So what is the question? Question is, we have a ball. So everyone check this out. So let's start with the solution. So in the solution what we have, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक बॉल है. Let's suppose ball A with mass m. What is the velocity of the ball? 9 meter per second. So u1 is equal to 9 meter per second. Okay. It strike another identical ball. तो ये टकराता है एक दूसरी बॉल के साथ जो एग्जैक्ट आइडेंटिकल है. It means दोनों का मास सेम है. But the another identical ball is at rest. तो आपकी बॉल रेस्ट पे. Done. After strike, तो ये इनका लाइन ऑफ मोशन था, ऐसे चलना चाहिए. After strike they makes 30 degree with the original line of motion. यानी आपकी फर्स्ट बॉल जो है v1 वेलोसिटी से गई और 30 डिग्री बना रही है, और आपकी जो सेकेंड बॉल है वो v2 वेलोसिटी से गया और वो भी 30 डिग्री बना है. ओके, इन आर एक्सप्रेशन, जो हमने एक्सप्रेशन लिया था अभी, जो हम लोगों ने कहते हैं ना डेरिवेशन टाइप में और मैथमेटिकल टाइप में जो अप्रोच अभी डिस्कस की थी 2D की, तो वहां पे हम लोगों ने दोनों के एंगल अलग अलग लिए थे. तो ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर्स चॉइस, वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है. सो नाउ व्हाट इज द टीचर इज आस्किंग? टीचर इज आस्किंग फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल. मीन टीचर इज आस्किंग कैलकुलेट द v1 एंड कैलकुलेट द v2. डन. तो चलिए काम करते हैं. इट शुड बी v2 cos थीटा cos 30, और ये क्या आएगा v2 sin 30. यहां पे क्या आया v1 cos 30 और यहां पे क्या आया v1 sin 30. कंपोनेंट ब्रेक कर ली. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट कि जैसा आप लास्ट लाइन को रीड कर सकते हैं, इन द लास्ट लाइन ही इज आस्किंग वन मोर थिंग, and that one extra thing that he is asking in the last line, that is your whether the collision is elastic or inelastic. It means he is not specifying कि collision कैसा है. तो अब collision elastic है या inelastic है, तो elastic हो या inelastic हो, एक ऐसी चीज होती है जो दोनों में हमेशा कॉमन है, and that thing is conservation of momentum. अगर हमारा collision elastic है या हमारा collision inelastic है, मोमेंटम तो 100% कंजर्व रहने पर तो हम उसी पे अप्रोच करेंगे. तो हम लोग करेंगे मोमेंटम कंजर्व करें. और चलिए सबसे पहले कौन सी एक्सिस का करें? एक्स एक्सिस. तो बताइए, फर्स्ट का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 0 है, इज इक्वल टू m1 बॉडी का मास वही है भाई, m1 v1 cos 30 प्लस m2 v2 cos 30. चलिए सॉल्व करें. व्हाट इज द मास? नहीं मालूम तो हमने उसे m ले लिया, तो m into 9, ये तो 0 हो गया तो हटा दीजिए. इट इज इक्वल टू m v1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? cos 30 is always equal to
√3/2 plus m v2 cos 30. Since both the balls are identical तो मास सेम है, और अगर आप मास को कॉमन निकालते हो तो आपका मास कैंसिल हो जाएगा आपका सारा. So your mass is being cancelled here. आपका मास यहाँ पे कैंसिल है, m कैंसिल. आपके पास क्या बचा 9. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी cos 30 का वैल्यू √3/2. सॉरी यार, it has been slippery part ना, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है. So it has been √3/2. तो हमारे पास यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कॉमन आ रहा है, it has been √3/2 v1 plus v2. तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन बना v1 plus v2 is equal to 18/√3. हाँ, अगर आप इसे रैशनलाइज करना चाहते हो, it is your choice. मल्टीप्लाई विद √3, डिवाइड विद √3. तो क्या बना 18√3/3 and 3 6 जा. तो आपके पास क्या बना v1 plus v2 is equal to 6√3. क्लियर विद द इक्वेशन 1. x एक्सिस को कंजर्व किया. अब किसको कंजर्व करें, y एक्सिस को कंजर्व करें. सो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इनिशियली ऑन द y एक्सिस, नथिंग, क्योंकि y एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है. सेकंड बॉडी का y एक्सिस में मोमेंटम वो भी जीरो. इस बॉडी का y एक्सिस में मोमेंटम m1 v1 sin 30 प्लस m2 माइनस v2 sin 30. प्लीज बात समझ में आई. v2 को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेके जाएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे. तो आपके पास क्या बता 0 इज इक्वल टू बोथ मासेस आर सेम, तो वो तो आपने कॉमन ले लिया. तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे v1 into sin 30 1/2 माइनस v2 into 1/2. तो आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, मास यहाँ पे डिवाइड होगा तो 0, 1/2 कॉमन, v1 माइनस v2. तो यहाँ से क्या आया v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 0 और v1 इज इक्वल टू v2. हमें सेकंड इक्वेशन भी मिल गया यहाँ से. व्हाट इज दैट, v1 इज इक्वल टू v2, यानी दोनों की फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी. जो हमें मिला वो बात अलग है कि हमें पहले इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं था. तो कैन यू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कर सकते हैं. तो v1 इज इक्वल टू v2, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाय 1 एंड 2. तो v1 प्लस v1 इज इक्वल टू 6√3. सो 2v1 इज इक्वल टू 6√3 और v1 इज इक्वल टू 3√3 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका v2 होगा. Am I clear with the part 1 जो हमसे यहाँ पे पूछा गया था? आई थिंक क्वेश्चन सिंपल है बेटा, बस आपको मोमेंटम को ध्यान से कंजर्व करना. नाउ द सेकंड पार्ट ये मैं आप लोगों के लिए लेफ्ट कर रहा हूं, तो सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे. इन द सेकंड पार्ट ही इज आस्किंग whether the collision is elastic or inelastic. So collision elastic है या inelastic है, who is going to decide kinetic energy conservation? तो आपको बस यही करना है, आप चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बोला गया कि चेक करना कि है या नहीं है. तो मोमेंटम तो कंजर्व है, वही हम लोग जानते हैं. अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा. तो whenever you are going to check anything, प्लीज LHS को अलग निकालिए और RHS को अलग निकालिए, दोनों को इक्वल मत कर लो. When you are writing that kinetic energy initial is equal to final, अगर आप पहले इक्वल टू लिख रहे हैं इसका मतलब आप तो उसे इक्वल लेके चल रहे हैं. तो let us do initial kinetic energy separately, let us do the final kinetic energy separately. Since kinetic energy is scalar, so there is no problem of indicating the component system or any other factor को पे ध्यान तो देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो scalar है. तो अपना initial kinetic निकालो, अपना final kinetic निकालो. If initial kinetic energy is equal to final, then you are elastic collision, मतलब वो elastic collision है. और अगर नहीं आता है तो inelastic collision है. Done है? Am I clear with this type of question? Done है? So this is your जो हम लोगों ने collision को 2D में पढ़ा. So please everyone, by pausing the video, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे. प्लीज इसे असाइनमेंट्स में जो मिल रहे हैं प्लीज वो आप लोग करते जाइए यार. प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स. नोट्स तो आप बना रहे हैं, प्लीज अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस रखिए ऑन द सीरियस नोट. दैट इस गैप को आप लोग ज्यादा बढ़ने मत दीजिए. If for any query, ask your doubt, feel free to clear your doubt. जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज उन्हें क्लियर कीजिए.
ओके, सो नाउ वी विल डू द लास्ट थिंग। अब हम लोग एक आखिरी चीज करेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन, एंड देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू रैप इट अप। तो हम इस चैप्टर को जल्दी से रैप इट अप करेंगे, तो प्लीज एक बार इसे नोट कीजिए। नाउ वी विल डू द इन इलास्टिक कॉलिजन। ओके स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर विद द 2D? आई थिंक आपको डेरिवेशन एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेशन समझा है तो न्यूमेरिकल्स आर इन योर पॉकेट इटसेल्फ। नाउ द पॉइंट, द लास्ट थिंग, जो लास्ट टॉपिक अब हमें कॉलिजन का डिस्कस करना है, एंड दैट लास्ट टॉपिक इज परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको लास्ट लेक्चर में दिया था, when we distinguish the collision. So perfect inelastic collision means the collision would call as perfect inelastic when the body after the collision stuck together and they move together. जब बॉडी collision के बाद एक दूसरे के साथ stuck हो जाए और collision के बाद एक common velocity से move करें एक साथ, in that case the collision would be inelastic because in that case the loss of kinetic energy would be maximum. यानी ये वही केस है जहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस तब होता है जब दो बॉडीज आपस में मिलके चलती है। मिलके चलने का मतलब कॉलिजन के बाद कोलैबोरेट होके एक ही वेलोसिटी से। तो अभी हम लोग इसी कॉलिजन को पढ़ेंगे, ठीक है। सो परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन व्हाट वी रिक्वायर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर टू बॉडीज। Let's suppose we have a first body with mass m1 with initial velocity u1, डन है। और ऐसे ही हमारे पास एक और वेलोसिटी है सेकंड बॉडी m2 b with mass m2 but its initial velocity 0, मतलब सेकंड बॉडी मेरा रेस्ट पे है। आफ्टर द कॉलिजन दोनों कोलाइड किए एंड आफ्टर द कॉलिजन m1 and m2 they are moving together with the same velocity, यानी दोनों का फाइनल वेलोसिटी एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ कॉलिजन, जब भी एक बॉडी किसी भी रेस्ट बॉडी के साथ आके टकराती है या किसी भी मूवेबल बॉडी के साथ आके भी टकराएगी, तो उसके बाद अगर दोनों बॉडीज एक साथ मिलके चल रही हैं, इन दैट केस यू विल कॉल दिस एज अ परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन। ओके, चलिए इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, so since inelastic, so momentum तो कंजर्व रहने वाला है, so momentum is conserved। तो इस पे टाइम नहीं लगाते, जल्दी से करेंगे। so since आपको 2D का तो झंझट है नहीं, तो initial momentum is should be equal to final momentum। please call the initial momentum कितना था, it would be m1 u1 plus m2 u2 which is 0 is equal to m1 v, the final velocity of first body is v plus m2v, where v stands for what, common final velocity। you can also call final common velocity, कुछ भी बुला लीजिए, यानी final velocity जो दोनों में common है, जो एक साथ चल रहे हैं। so what we have, m1 u1 is equal to m1 plus m2v, and from here what is the final velocity, m1 u1 divided by m1 plus m2। So now we have an expression, हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया, किसका, फाइनल कॉमन वेलोसिटी का। बट तब जब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के साथ टकराए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर आप इसे लिख के रखना चाहते हो तो वो चीज आपकी यहाँ पे ऐड होती रहेगी, प्लस m2u2। आप इसे देख सकते हैं, ये आपका ऐसे ऐड रहेगा, v is equal to m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2। हाँ, हमने सेकंड बॉडी को रेस्ट पे रखा था, इसलिए ये u2 0 है, इसलिए मैं इसे डिफरेंट कलर ऑफ द पेन से लिख रहा हूँ, जो आप एक्सेप्शन में समझ सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट अकॉर्डिंग टू दिस केस हमारा जो सारा काम हो रहा है वो ब्लैक पेन में हो रहा है, तो ब्लैक मार्कर कर रहे हैं, मतलब ये हमारी फाइनल वेलोसिटी इस केस की। बट अगर आपके पास कोई ऐसा पॉसिबल केस हो जिसके अंदर आपकी फर्स्ट बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस अलोंग विद दैट सेकंड बॉडी का भी वेलोसिटी है, इन दैट केस आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। नहीं तो आप इसे याद कीजिए, u2 0 है, रख दो, फॉर्मूला वही बच गया आपके पास। गॉट। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सिंस
कॉलिजन कैसा है? इनइलास्टिक। चलो एक मोमेंट के लिए भूल जाइए, फॉर अ मोमेंट एवरीवन स्किप फ्रॉम योर माइंड कि ये कॉलिजन इनइलास्टिक है। ओके, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है, तो फॉर अ मोमेंट भूल जाइए कि ये हेडिंग है, तो मैं इस हेडिंग को रब कर देता हूँ। तो मैं बस सिंपल कॉलिजन के नाम से पढ़ता हूँ, ठीक है? सिंपल कॉलिजन के नाम से पढ़ते हैं, कॉलिजन है। अब ये कॉलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, कैसे पता लगाएं? अभी अभी हम लोगों ने बात किया, हाउ वी कैन डिटेक्ट वेदर द कॉलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो ये कैसे डिटेक्ट करें? ये भाई काइनेटिक एनर्जी बताएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालें? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। इस केस का बात कर रहा हूं, तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आया? हाफ m1u1 स्क्वायर। क्लियर है? नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी EF इज इक्वल टू हाफ m1v स्क्वायर, फर्स्ट बॉडी का फाइनल प्लस सेकेंड बॉडी का फाइनल। डन है? चलिए तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हाफ m1 प्लस m2 क्या बचा? v स्क्वायर, और v का वैल्यू आपके पास इस केस के लिए ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या आई? इट इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। प्लीज कॉल द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। डन है? सो दिस होल m1 प्लस m2, एक m1 प्लस m2 से गया, तो आपके पास क्या बचा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डन है? तो ये हमारे पास वो सेक्शन बचा। अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे। हाफ m1 u1 स्क्वायर, मैंने एक m1 को साइड में रख लिया, ये रखा। क्लियर है? और डिनोमिनेटर में क्या है? m1 प्लस m2। इज दैट ओके टू राइट दिस एक्सप्रेशन? यस। अब ये जो फैक्टर है, ये अगर आप इस वाले फैक्टर पे फोकस करते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर, व्हाट वाज दैट? दिस वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हो गया? तो हमारे पास क्या आया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे लिख सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आया? अब इस पे ध्यान देंगे, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये क्या है? दो मासेस का रेशियो आ गया। तो आपके डिनोमिनेटर पार्ट में, आपके न्यूमरेटर पार्ट में आपके पास क्या है? m1, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है? m1 प्लस m2। यानी ऊपर केवल m1 है, नीचे m1 प्लस m2 है, तो कौन सा पार्ट बड़ा होगा? आई थिंक डेफिनेटली आपका लोअर पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट ग्रेटर होगा। और ये तो हम जानते हैं कि जब लोअर सेक्शन बड़ा होता है अपर सेक्शन से, तो द आंसर वुड बी ऑलवेज लेस देन 1। आंसर m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हमेशा 1 से लेस ही आएगा। और अगर ये टर्म 1 से लेस है, तो ये तो हमने एक फॉर्मूला बनाया, तो अगर ये टर्म 1 से लेस है, तो अगर EI को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो 1 से छोटा है, तो आपका जो फाइनल आंसर है that would be less than initial value. So it shows, ये क्या शो कर रहा है? कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम है। इसका मतलब अगर आपके पास इनिशियल एनर्जी 10 जूल था, तो फाइनल एनर्जी 10 से कम ही होगा। मान लीजिए 8 जूल है, तो वो जो 2 जूल है, 2 जूल का जो डिफरेंस है, वो कहां गया? इट शोज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या दिखा रहा है? कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल तो नहीं आई भाई, किसी भी एंगल से फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल तो नहीं है। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इट मीन्स योर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हाँ, वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो बात अलग है। वो टकराने के बाद आप जानते हो जब भी कॉलिजन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है।
कॉलिजन होने से हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो अलग डिफरेंट मैटर है कि वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बट काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं है। और अगर ऐसा है तो अब हम लोग इसे कौन सा कॉलिजन बुला सकते हैं? इनइलास्टिक। बुला सकते हो कि नहीं बुला सकते हो? अब तो प्रूफ है आपके पास। एंड अब हम लोग इसे परफेक्ट बुलाएंगे क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा है। तो यहां से एनर्जी लॉस निकालते हैं। सो एनर्जी लॉस डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। कैसे निकाले एनर्जी लॉस? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ओके, वन थिंग, एक चीज जो आप लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज में चेंज निकालते हैं तो हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। बट सर आपने इनिशियल माइनस फाइनल, तो देखो जब हम चेंज निकालते हैं ना, चेंज कितना बदल गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल। बट यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिखा है आपने क्या? लॉस। आप पहले लिख रहे हो कि कितनी लॉस खर्च हो, कितनी एनर्जी खर्च हो गई। इफ आई गिव यू एग्जांपल, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, इमेजिन दैट, फाइनल इज 8 जूल। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? चेंज, तो सर व्हाट इज द चेंज? -2 जूल इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट इफ आई आस्क यू वन थिंग, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? यार काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? तो लॉस कितना हुआ? 2 जूल हुआ। क्योंकि वो जो -2 जूल है, वो जो माइनस साइन है, वो लॉस को इंडिकेट करता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले लॉस लिख रहा हूँ, तो मैं दोबारा से माइनस नहीं आने दूंगा, यानी इनिशियल माइनस फाइनल ही जाऊंगा। तो अब सॉल्व करते हैं। इनिशियल ई आई और फाइनल हमारी पास आई थी माइनस ई आई m1 बाय m1 प्लस m2। तो हमारे पास लॉस इन एनर्जी, ई आई को कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इनिशियल, एलसीएम इज m1 प्लस m2 और एलसीएम के ऊपर गया m1 प्लस m2 माइनस m1, सिंपल एलसीएम है। तो आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी E1 सॉरी EI वो कितना था? हाफ m1 u1 स्क्वायर। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे क्या बचा? m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है जो आपका कॉलिजन के दौरान हुआ। बट कौन सा कॉलिजन? जब आप लोगों की टू बॉडीज जो आपस में कोलाइड करती हैं, बट आफ्टर द कॉलिजन दे स्टक टुगेदर एंड दे मूव टुगेदर इन अ सेम डायरेक्शन विद द कॉमन वेलोसिटी। क्लियर? तो हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में बहुत कुछ किया। क्या क्या किया चलिए एक बार उसे चेकआउट करते हैं। The first thing that we have done, we find out the final common velocity कि final common velocity क्या होगा, और इस केस की ये है। डन। फिर हम लोगों ने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फाइनल निकाली, बट हमने उस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल में कन्वर्ट किया और उससे हमें ये पता चला कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर ये केस होता है तो अगर ऐसा है, if it is happening like that, then we can say that it conclude that kinetic energy losses। ये conclusion क्या करता है? ये conclude करता है कि kinetic energy loss हो रहा है, और अगर loss हो रहा है तो loss निकालते हैं, initial minus final, and the final loss in kinetic energy, what is the expression? The expression is half m1 m2 u1 square divided by m1 plus m। Clear with the inelastic collision? डन है? तो आप चाहें तो अपना लॉस इन एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और अगर किसी के दिमाग में नहीं रहता है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल और एग्जामिनेशन टाइम में, तो आप थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर तो करना पड़ेगा, बट आपके लिए आंसर बिल्कुल सही जाएगा कि अपनी इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो और माइनस करके निकालो। इनिशियल, फाइनल और फिर माइनस कर दो। और अगर किसी को याद रहता है, ही और शी इज वेल एंड गुड, ऑब्वियसली बात है, टाइम थोड़ा बहुत बचेगा। गॉट दैट पॉइंट? So that is whole about the inelastic collision. Now एक छोटी सी definition और है जो मेरे दिमाग से अभी skip हो गया था, तो मैं इसको last बोल गया था। तो ये just within the 5 to 6 minute का एक last work है जिसको हम लोग done कर लेते हैं। And that last and the final work is, okay, please इसको खत्म करेंगे।
दैट फाइनल डेफिनेशन और फाइनल टर्म जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, दिस टर्म इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, सो आज का हमारा आखिरी टर्म है कोफिशिएंट ऑफ restitution. Okay, symbol is small. So what is the coefficient of restitution? एक simple ratio है. It is defined as the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. Sorry everyone. Relative velocity of approach. So what is the coefficient of restitution? It is defined as the ratio of relative velocity of separation. इस वर्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Where that word was, और ये कहाँ पे था, ये हमारे लास्ट लेक्चर में था। आप एक बार फ्लिप करके अपनी नोटबुक को जरूर देखें। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट बॉडी विद वेलोसिटी u1, सेकेंड बॉडी विद वेलोसिटी u2। ओके, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी सेकेंड बॉडी से ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो आप कॉलिजन कर सकते हो। नाउ आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉडी विद वेलोसिटी v1, सेकेंड बॉडी विद द वेलोसिटी v2। डन। तो यहां पे ये जो u1 माइनस u2 होगा, u1 माइनस u2, तो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस है, तो इसे आप लोग क्या बुलाओगे, रिलेटिव वेलोसिटी। व्हाट यू विल कॉल दिस एज अ रिलेटिव वेलोसिटी, बट वो रिलेटिव यानी डिफरेंस वेलोसिटी जिससे ये बॉडी इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग। आप अप्रोच कर रहे हो उसकी तरफ। बट ऑन दी अदर साइड v2 माइनस v1 जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी। इसे भी आप लोग क्या बुलाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी बुलाओगे। बट इस बार v2 दूर जाता जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो थ्योरेटिकली हमारे पास ये टर्म आया, बट क्या पता कई बार v1 ज्यादा हो जाए, v2 ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओके, v2 माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस 1, बट अगर 1 ज्यादा हो जाता है तो फॉर दैट हम लोग यहाँ पे मॉड का यूज करेंगे। आर यू क्लियर विद द मॉड सिंबल? मॉड सिंबल वर्ड मींस कि इसका केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। क्लियर है? दिस रेशियो इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी आपकी सेपरेशन का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है टू द आपकी अप्रोच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अब इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हम लोग अलग अलग टर्म्स के लिए पढ़ेंगे, तो एक बार ध्यान देंगे। कॉलिजन, ओके, इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं, और उसमें E की वैल्यू के बारे में एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे सब। ओके, सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल इलास्टिक कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। सो जब इलास्टिक कॉलिजन था तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी। एंड इफ यू स्विच योरसेल्फ, अगर आप लोग अपने आप को एक बार पीछे की तरफ लेके जाएं, मतलब यस्टरडेज लेक्चर मींस द प्रीवियस लेक्चर में अगर आप जाएं, वहां पे ये हमारी दोनों वेलोसिटीज इक्वल आई थी। मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली हमारा नेक्स्ट इज इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यानी 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी का मतलब ये है कि इस बार इस केस में
इस केस में आपका V2 माइनस V1 हमेशा U1 माइनस U2 से छोटा होगा, यानी डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा होगा, न्यूमरेटर पार्ट छोटा होगा। ओके, थर्ड इज इन इलास्टिक परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। फॉर द परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहता है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो यहां पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एग्जैक्टली जीरो। अब देखो E की वैल्यू जीरो कब आ सकती है, जब आपका न्यूमरेटर पार्ट जीरो हो और या फिर डिनोमिनेटर पार्ट इनफाइनाइट हो जाए। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग जीरो होता है, या समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। तो देखो अप्रोच की वेलोसिटी का डिफरेंस इनफिनिटी तो नहीं हो सकता, ये तो तभी हो सकता है जब एक बॉडी की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। तो इसका मतलब अपर वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। तो ये तो आप जानते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन जो अभी अभी हमने पढ़ा है, जिसमें दोनों बॉडीज आफ्टर कोलिजन एक साथ चलती हैं, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में V1 इज ऑलवेज इक्वल टू V2 होता है, और अगर V1 V2 के बराबर, यही तो हुआ था फाइनल, तो हमारा जीरो आएगा। यहां पे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, ये आपका कहां पे होता है, ये आपका इलास्टिक कोलिजन में होता है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा होगा, यानी V2 माइनस V1 वुड बी लेस देन U1 माइनस U2। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, डन है। और एक आखिरी कोलिजन जिसको हम लोगों ने नहीं देखा है अभी, बट फॉर फ्यूचर जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप लोग इस चीज को डील करेंगे, एंड that will call as super elastic collision in future। super elastic collision जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा था, इसमें लॉस हो रहा था, हाँ इसमें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था, इसलिए ये परफेक्ट इन इलास्टिक है। बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मींस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी इस बार V2 माइनस V1 वुड बी ग्रेटर देन U1 माइनस U2, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वुड बी ग्रेटर देन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वुड बी ग्रेटर देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। डन है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं आपको बताऊं इलास्टिक कोलिजन, जैसे मैं आपके साथ बात कर चुका हूं, जब भी हम लोग एटॉमिक लेवल पे कोलिजन के बारे में बात करेंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे हम लोग कोलिजन को इलास्टिक रखेंगे, यानी जितनी वेलोसिटी से वो अप्रोच हुए थे उतनी वेलोसिटी से वही सेपरेट होंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। इन इलास्टिक कोलिजन ये हमारी डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट जब भी कोलाइड होते हैं, मान लीजिए एक बॉल को दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करवा रहे हो, टू व्हीकल्स कोलाइड हो रही हैं, यानी जो भी हो रहा है, ये हमारा डे टू डे लाइफ। परफेक्ट इन इलास्टिक ये बहुत रेयरली है, बहुत कम है, तो इसके चांसेस बहुत कम है इन इलास्टिक डेली लाइफ में। बट अगर ऐसा मिल जाए जहां पे आपके दोनों बॉडीज आफ्टर द कोलिजन एक साथ हो जाए तो परफेक्ट है। सुपर इलास्टिक ये कोलिजन होता है आपके बॉम्ब एक्सप्लोजन्स में, जब आपका एक्सप्लोजन्स होते हैं, यानी आपका सम अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब वो ब्लास्ट होता है ना, तो आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो विद दैट नोट उसमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से ग्रेटर है। बट ये अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमारा फोकस केवल कोलाइड करवाने में है, एक्सप्लोड कराने में नहीं है, तो हम लोग केवल कोलिजन को देखेंगे। क्लियर है? सो दिस इज बीइंग योर लास्ट टॉपिक जो आप लोगों को देखना है, तो प्लीज एवरीवन चेक दिस आउट और एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, so I can conclude now that officially we are done with the chapter named as the work energy power. Now before wrapping up this lecture, इस lecture को over करने से पहले I want to discuss one last numerical with you। एक numerical है जो आपको competition point of view से बहुत ज़्यादा help करने वाला है, और आपके बहुत सारे questions को एक short form में लेके आ जाएगा। And this question is from HOTS category डालिए, competition category कुछ भी रखिए, तो within the 5 minutes हम लोग इसको approach कर सकते हैं। तो एक बार let's start with that। So what is the question? A ball is dropped from the h height। आपने बॉल को कहाँ से ड्रॉप किया? h हाइट से आपने ड्रॉप किया ऑन द फ्लोर, तो एक फ्लोर के ऊपर आपको उसे ड्रॉप कर रहे हो। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब उसकी
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो ई है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, तो आपको कैलकुलेट द हाइट इट रीबाउंड्स, मतलब कितनी हाइट तक वो अपने आप को वापस से रीबाउंड करेगा। ओके, तो चलिए एक बार इसका डायग्राम पे पैरामीटर पे ध्यान देते हैं। ये आपका क्या है, फ्लोर, एंड दिस इज द बॉल। ओके, और आप लोगों ने इस बॉल को कितना हाइट से ड्रॉप किया, सो यू आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द h हाइट, सो h हाइट से आप इसे ड्रॉप कर रहे हो। सो आपका बॉल ग्राउंड पर आएगा, इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड, एंड मैं एक बार दोबारा से साइड में यहां पे बना रहा हूं, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड इट विल गो अप टू सम हाइट h डैश। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट केस है ये हमारा फॉलिंग का केस है, नीचे की तरफ गिर रहे हो, और जो सेकेंड केस है वो हमारा रीबाउंड का केस है। ठीक है, तो दोनों बॉल्स एक ही हैं, एक ही फ्लोर पे हैं, बट मैंने दो डायग्राम इसलिए बनाया ताकि हम लोग समझ सके, तो कोई ये ना समझे दो अलग अलग बॉल है। ठीक है, तो कॉलिजन कहां पे हो रहा है, तो देखो कॉलिजन हो किस किस में रहा है, पहले तो ये देखते हैं। बॉल किस पे स्ट्राइक कर रहा है, बॉल फ्लोर पे स्ट्राइक कर रहा है और उसके टकराने के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये रहा आपका फ्लोर। ठीक है, तो पहले तो ये पता लगाते हैं कि बॉल फ्लोर पर कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, मींस द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी 1 स्ट्राइक विद द बॉडी 2। देखो ये वही केस हो गया ना कि सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे है, हमारे पास सेकंड बॉडी का काम कौन कर रहा है, फ्लोर हमारी सेकंड बॉडी का काम कर रहा है। फर्स्ट बॉडी का काम कौन कर रहा है, द बॉल इज एक्टिंग एज अ फर्स्ट बॉडी, जो कि हमारे सेकंड बॉडी यानी फ्लोर के साथ टकराएगी। तो अभी हमें ये मालूम होना चाहिए ना उसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी बिफोर द कॉलिजन, और वेलोसिटी बिफोर द कॉलिजन का मतलब है डाउनवर्ड मोशन का फाइनल वेलोसिटी। यहां थोड़ा सा समझना बात को, इनिशियल वेलोसिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड मोशन। क्लियर है, डाउनवर्ड मोशन की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो वो h हाइट से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस हाइट में जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वही कॉलिजन से जस्ट पहले की उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले हमें कॉलिजन की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, जिसे हम लोग u1 का नाम देते थे, तो उसके लिए हमें डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो पहले डाउनवर्ड मोशन को पढ़ें, डाउनवर्ड मोशन, केवल डाउनवर्ड मोशन को देखो। सो डाउनवर्ड मोशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हो बेटा h, तो v कितना होगा वो हम लोग कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। सो ये हमारी क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, बट फाइनल वेलोसिटी ऑफ विच मोशन, डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन का फाइनल वेलोसिटी जब नीचे आ रहे थे। बट यही जो डाउनवर्ड मोशन का फाइनल वेलोसिटी है ये कॉलिजन से जस्ट पहले का वेलोसिटी है, तो यही हमारे लिए क्या बन गया, वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, जिसे u1 का नाम देते थे। कितना होगा, जो आपके फाइनल मोमेंटम या फाइनल मोशन की, डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि रूट ओवर 2gh। डन, ओके, तो ये आपके बॉल की वो वेलोसिटी है जिससे वो फ्लोर पे टकराने वाला है, और फ्लोर की वेलोसिटी क्या है, फ्लोर की वेलोसिटी 0 है, तो हमारे लिए फ्लोर वेलोसिटी z इज इक्वल टू 0, जिसे हम u2 का नाम देते हैं। भाई बात को समझिए, मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, तो हमारा जो सेकंड बॉडी है वो फ्लोर का काम कर रहा है, जो कि रेस्ट पे है। फर्स्ट बॉडी है वो बॉल का काम कर रहा है, तो फर्स्ट बॉडी फ्लोर पे कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, फर्स्ट बॉडी बॉल
फ्लोर से उस वेलोसिटी से टकराएगा जो उसके डाउनवर्ड मोशन की फाइनल वेलोसिटी हो, ठीक है। कॉलिजन के बाद होगा क्या, फ्लोर जो है, क्या है, फ्लोर वो उसी वेलोसिटी से वहीं पे रहेगा, यानी कॉलिजन के बाद फ्लोर की वेलोसिटी भी वही रहेगी, ओके। और बॉल जो है वो रीबाउंड हो गई, रीबाउंड मतलब वापस आ गई पीछे की तरफ। अब कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी ये चीज हम लोग अभी देखेंगे, v1 कितना होगा, तो हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले बॉल किस पे स्ट्राइक कर रही है, फ्लोर पे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी, u1 माइनस u2, यानी रूट ओवर 2gh माइनस 0, कितना हुआ, रूट ओवर 2gh इटसेल्फ। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल गई। अब कॉलिजन के बाद की बात करते हैं, आफ्टर कॉलिजन, जब कॉलिजन के बाद कहां जाओगे, अपवर्ड मोशन में। तो अब जो आपकी वेलोसिटी जिससे बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, स्टार्ट ही करेगा अपना मोशन, वो वेलोसिटी वही रहेगी जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड के साथ टकराया था। रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था, एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है जो रेस्ट पे है, तो टकराने के बाद वो जो फिक्स बॉडी है, हैवी बॉडी है, वो तो वही रहेगी, बट जो लाइट बॉडी है वो टकरा के वापस आ जाएगी। कितनी वेलोसिटी से, माइनस ऑफ u1 वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से, माइनस ऑफ u1, यानी आफ्टर कॉलिजन आपकी वेलोसिटी ऑफ, बट कौन सी वेलोसिटी, ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड मोशन। देखो आपके दो मोशन चल रहे हैं बॉल के, पहले बॉल नीचे आ रही है, टकरा रही है और फिर ऊपर जा रही है। तो टकराने के बाद जब वो ऊपर जाना शुरू हुई तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे हम लोग v1 लेंगे, यानी कॉलिजन के बाद की फाइनल वेलोसिटी, और ये एग्जैक्टली माइनस ऑफ u1 के बराबर होगी, मतलब उसके अपोजिट जा रही है ना लाइट बॉडी टकराने के बाद। तो देखो बॉल को मैं आपके पुराने वाले फॉर्मेट में एंटर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो इस बात को। तो कॉलिजन के जस्ट बाद जब आप ऊपर जाना शुरू कर रहे हो तो आपकी फाइनल वेलोसिटी वही होगी जिस वेलोसिटी से आप ग्राउंड पे टकराए थे, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। डन। फ्लोर की वेलोसिटी अभी भी जीरो है, तो वेलोसिटी, सॉरी माय मिस्टेक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1। v2 क्या होता था, यही करते थे, v2 माइनस v1, ओके। तो v2 माइनस v1, v1 मतलब बॉल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बॉल की वेलोसिटी और फ्लोर तो जीरो पे ही है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस u1 जो कि कितना होगा, जस्ट ओनली u1 हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मिल गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल गया आपको। ये जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी थी जो कि जस्ट उसके अपोजिट वाले फॉर्मेट में थी, तो इसको हम लोग देखना शुरू करेंगे, हम लोग देखेंगे। बट अब एक इंपॉर्टेंटली टर्म जो आपको यहां से समझना है, जो आपका एक पॉइंट जो यहां से थोड़ा सा मिस हो सकता है, वो ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया कि टकराने के बाद वो वापस आई उसी वेलोसिटी से, ये कॉन्सेप्ट तब होता है जब हमारा कॉलिजन इलास्टिक होता है, क्योंकि इलास्टिक का केस था। बट ड्यूरिंग हेयर यहां पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो इलास्टिक है। अगर ये इलास्टिक होगा तो देखिए E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2gh। ये u1 की वैल्यू थी जो कि 1 आ जाता, जो कि फॉर इलास्टिक होता। तो अगर आपका बॉल का कॉलिजन, अगर आपकी बॉल का कॉलिजन फ्लोर के साथ अगर इलास्टिकली होता तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता, ठीक है। बट यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो अभी के लिए हम लोग इस पोर्शन को साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। इलास्टिक कॉलिजन, इफ
अगर कॉलिजन इलास्टिक होता है तो ही हम बात करेंगे इस जगह पे, ओके। अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन के बाद की इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम लोग v का नाम दे देते हैं, वो आपकी v है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बॉल की वेलोसिटी माइनस फ्लोर की वेलोसिटी कॉलिजन के बाद। तो आप v वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हो और आप यहाँ पे u1 वेलोसिटी जो कि √2gs थी उससे नीचे की तरफ आ रहे थे, ओके। तो ये v जो है वो डाउनवर्ड मोशन की फाइनल है, ओके। और ये v है इनिशियल वेलोसिटी का कॉलिजन। चलो इसको एक नया नाम देते हैं, v डैश दे दो यार, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। v डैश माइनस 0 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अक्रॉस √2gh। तो यहां से v डैश क्या आएगा? e into 2gh। कितना आया v? e into √2gh। ये तब है जब हम लोग अदरवाइज केस के अंदर है, यानी जब हमें कंफर्म नहीं है कि हमारा जो कॉलिजन है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। हाँ, अगर इलास्टिक होता तो E की वैल्यू 1 होगी, E की वैल्यू 1 होगी तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कॉलिजन के बाद जिस स्पीड से आप ऊपर जाओगे वो वेलोसिटी एग्जैक्टली वही हो जाएगी जिस स्पीड से आप टकराए थे, हो गया वही बात। बट अगर नहीं है तो ये रखते, अगर है तो आप E की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो अब हमें वो हाइट चाहिए जहां तक वो रीबाउंड जा सकता है। तो अब कौन सा मोशन पढ़े? अब अपवर्ड मोशन को पढ़िए, ऊपर जाने को, ऊपर। तो अपवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v डैश। v डैश आपके अपवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे 0। एक्सेलरेशन ऊपर जाओगे तो -g के बराबर होगा और इस बार डिस्प्लेसमेंट h डैश है। मान लीजिए h डैश हाइट तक गए। सो फॉर अपवर्ड मोशन v² - u² = 2gh। g नेगेटिव आएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0, अपवर्ड मोशन की फाइनल 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना? e², यही इनिशियल है बेटा। ये जो वेलोसिटी है ये आपके ऊपर वाले मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। e² × 2gh = -2gh'। ओके। और अब अगर आप यहां से सॉल्व करते हो, 2g कैंसिल विद द 2g और माइनस कैंसिल विद द माइनस, और h डैश = he²। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मींस बाउंस बैक होने के बाद यानी टकराने के बाद एक ऐसा फ्लोर जहां का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो बाउंस बैक होने के बाद, रीबाउंड होने के बाद कितनी हाइट जाएगी? तो रीबाउंड होने के बाद हाइट कितनी जाएगी? he² के बराबर। हाँ, कॉलिजन अगर इलास्टिक है तो E की वैल्यू 1, तो आप लोग उतना ही हाइट ऊपर तक जाओगे जितनी हाइट से कूदे थे, यानी बाउंस इलास्टिक मतलब नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो बार बार वही रहेगा। बट अगर आपका कॉलिजन परफेक्ट इन इलास्टिक है, तो परफेक्ट इन इलास्टिक में E की वैल्यू 0, यानी आपने बॉल को जैसे मिट्टी में गिराया ना, आपने बॉल को मिट्टी में गिराया और जैसे ही मिट्टी में गिराया वो बालू मिट्टी टाइप में है और जैसे ही गिरा बॉल वहीं पे रुक गई, बाउंस बैक ही नहीं हुई। तो इस केस में आप समझ जाओ वो इन इलास्टिक कॉलिजन है, सॉरी परफेक्ट। और अगर इन बिटवीन है तो E की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा सकती है। और अगर ये सुपर इलास्टिक है तो बाउंस बैक होने के बाद आपकी हाइट बहुत ऊपर जाएगी, जितनी हाइट से आप गिराया था उससे भी ऊपर जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? सो दिस इज बीन व्हेन अ बॉल ड्रॉप। और प्लीज एक बात बता दूं, ये तब है जब आपने बॉल को फ्रीली ड्रॉप किया, फ्री फॉल वाला, ऐसे नहीं ये फेंक के नहीं मारा है। तो ये ना बोले सर मैं इतनी स्पीड से रखूंगा तो बाउंस बैक हो गई, वो मेरी भी हाइट से चली गई। तो आप फ्रीली फॉल की बात करते हैं, डन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कम न्यूमेरिकल ही है, तो एक तरीके से पूरा डेरिवेशन ही चल रहा है। इस पॉइंट को याद रखना, ये मैंने केवल इसलिए रखा है अगर इलास्टिक कॉलिजन है तो ये प्रूव कर सकते हो कि आपका E का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होगा। अगर ये नहीं है तो आप इस तरह से ही जाएंगे, तो आप इसे साइड में रख सकते हो। तो आपका इसके बाद डेरिवेशन यहां से शुरू हो जाए।
क्लियर है? So that is whole from my side from the chapter named as the work energy power. So work energy power, we done everything. हम लोगों ने सारी चीज देख ली. So now complete this lecture, completely revise the work energy power slowly next 1 or 2 days के अंदर, and you will get the assignment in the description box of the collision. दोनों collision, कल वाला means previous lecture and this lecture, दोनों की assignment आपको मिलेंगी. Please complete it soon. For any query, for any doubt, I am requesting again, अगर कोई भी doubt, कोई भी query है, please जल्दी से clear कीजिए उसे as soon as जैसे ही आपको doubt आता है. Done है? So please complete it. Take this question, इसे अपनी fair notebook में ही रखेंगे, important का tag लगा के, and do this. Thank you very much.